Good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Now, today we are going to discuss a new topic, that is gestational diabetes mellitus. So first of all we have to know what is diabetes mellitus. फर्दर हम देखेंगे कि gestational diabetes mellitus क्या है. तो सिंपल सी चीज़ है, डायबिटीज़ mellitus हम सभी को पता है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जो कि तब होता है जब इसको हमारे शुगर लेवल को या हमारे ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो हमारा मेन हार्मोन है, जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को कम रखता है, मेंटेन रखता है, बॉडी की एज पर नीड रखता है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो डायबिटीज़ mellitus हो जाता है. अब डिस्कस करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं डायबिटीज़ की या ग्लूकोज लेवल की. सो फास्टिंग जो हमारी होती है, मतलब खाने से पहले जब हम अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे तो वो होनी चाहिए 70 से 99 mg/dl. जब हमने कुछ नहीं खाया है और हमने ब्लड टेस्ट किया है अपनी शुगर को मेज़र करने के लिए, तो इसके बीच में अगर शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल है, तो इट्स नॉर्मल. अगर इससे ज़्यादा है तो डैट विल मे बी लीड टू दी डायबिटीज़ mellitus. उसी तरह खाने के बाद, ठीक है, जिसको हम पीपी बोलते हैं, दैट इज पोस्ट पैरेंटल. पोस्ट पैरेंटल में क्या होता है कि हम खाना खाने के या अपने मील लेने के 1-2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं. 1 घंटे बाद हमने टेस्ट किया, अगर वो फर्दर फिर से वो 140 से अबव जाता है, इसका मतलब डायबिटीज़ mellitus कन्फर्म है. ठीक है, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल वैल्यूज़. नाउ वी आर गोइंग टू सी द जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वर्ड आया है जेस्टेशनल. जेस्टेशनल मीन्स होता है प्रेगनेंसी. डायबिटीज़ mellitus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डायबिटीज़ mellitus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, सो देखिए कॉज तो सेम है, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ हुई हो, चाहे वो पहले से हुई हो. कहीं ना कहीं जो हमारा मेन हार्मोन है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, वो है हमारा इंसुलिन, जो कि हमारे पैनक्रियास ग्लैंड है, जो हमारी पैनक्रियास के बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है. अब ये इंसुलिन क्या करता है, ये जब कोई कुछ इनटेक करता है, खाता है, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, तो इंसुलिन रिलीज होने के बाद, उसके इंक्रीज होने के बाद इंसुलिन रिलीज होता है, और वो उस सारे जितने भी ग्लूकोज है ब्लड में, उसको लेता है और सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. जब वो सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होता है. ये तो हो गया नॉर्मल. अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है, जेस्टेशनल वर्ड का मतलब है प्रेगनेंसी, मैं फिर से बता रही हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, वो ब्लड शुगर लेवल पहले से हाई नहीं था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो रहा है कि ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया. इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus, डायबिटीज़ mellitus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, क्लासिफिकेशन देखते हैं एक बार. तो क्लासिफाइड, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट में क्लासिफाइड है. पहला है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus. प्री मीन्स पहले, जेस्टेशनल मीन्स प्रेगनेंसी से, तो प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ mellitus, एक क्लासिफिकेशन ये हो गया आपका. सेकंड, जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus. जेस्टेशनल मीन्स प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़, जो शुगर लेवल बढ़ा है, वो दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया. थर्ड है हमारा ओवर्ट डायबिटीज़ mellitus. ओवर्ट डायबिटीज़ mellitus एक सीवियर कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान की ये एक सीवियर कंडीशन है, जब हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus पीक लेवल पे बहुत हाई हो जाता है, तब ये वाली कंडीशन आती है. एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं. सो
प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का रेशियो है 1:4। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल डायबिटीज़ कोई उतनी डेंजरस तो है, लाइक उतनी रेयर बीमारी नहीं है। ये डिजीज़ ऐसी है कि हर घर में कोई ना कोई आपको ऐसा मिल रहा है जिसको डायबिटीज़ हो, चाहे वो किसी भी एज का हो। इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हर 4 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ हो रही है। हर 4 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ हो रही है। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं, और जुवेनल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। जुवेनल मतलब यंग एज। ये डायबिटिक जो होती है टाइप 1 वाली, वो मेनली यंग एज में होती है, इसीलिए हम इसे जुवेनल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। सेकेंड जो हमारी है वो है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये हमारी नॉर्मल एज में होती है। अब आफ्टर 35-40 के बाद जो हमारी हो जाती है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज़। दोनों के रीजंस होने के या कॉज कह सकते हैं, कॉज डिफरेंट है। जो हमारी टाइप 1 है, जो इंसुलिन पे डिपेंड है कि वो विदाउट इंसुलिन काम नहीं करेगी या विदाउट इंसुलिन हमारी बॉडी अब वर्क नहीं कर सकती। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन बहुत कम हो गई है, बहुत कम लेवल पे इंसुलिन है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट। सेकेंड वाली जो है हमारी, उसमें इंसुलिन सफिशिएंट है, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना है, ठीक है, जितना रिलीज होना चाहिए उतना है, बट वो इंसुलिन जिस तरह से यूज़ होता है वो उस तरह से यूज़ नहीं हो पा रहा है। मे बी सेल्स उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मे बी वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट होने के बाद भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता है, 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, टैबलेट, एक्सरसाइज एंड डाइट। क्योंकि पहले वाले में हम डायरेक्ट इंसुलिन देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन लेवल कम हो रहा है, पर टाइप 2 में इंसुलिन लेवल कम नहीं हो रहा है, एक्चुअली इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें टैबलेट दे सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं। ये नॉर्मल था हमारा, ये सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटिस का हमने देख लिया। अब आते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। नॉर्मली क्या होता है, ये कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, बता चुकी हूँ, बट इसकी एक चीज़ सही है कि ये प्रेगनेंसी के बाद एंड हो जाता है, आई मीन टू से कि डिसअपियर हो जाता है। कभी कदार ऐसा होता है कोई ना कोई केस में कि नहीं होता है डिसअपियर, कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बहुत हाई रह जाता है, जो आगे चल के वो फिर से रिपीट होने का चांसेस उसके होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये कब होता है, इसका मेन जो टाइम पीरियड है वो है 20 से 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन, मतलब सेकेंड वीक की लास्ट पीरियड और स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक का जो लास्ट, सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग, समझ गए? सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक और थर्ड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग वाला वीक जो है, ये सबसे ज़्यादा प्रोन पीरियड है, हाई टाइम है, जब हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्टिवेट हो जाती है। ओवर्ट में क्या होता है, ओवर्ट देख लीजिए, ओवर्ट में क्या होता है कि जब डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, ठीक है, तो ये बहुत सीवियर हो जाती है। उस सीवियर कंडीशन को हमने एक नेम दे रखा है, दैट इज ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस। एक्चुअली ये बहुत सीवियर इसलिए भी है क्योंकि ये मदर और बेबी दोनों को बहुत हार्म कर देता है, और इसका लेवल 200 mg/dl के अकॉर्डिंग हो जाता है, जिसमें अबॉर्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन, हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। प्री जेस्टेशनल, प्री मतलब पहले, जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, जो कि 2 टाइप के होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट में रीज़न वही होता है कि हमारा इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में रीज़न ये होता है कि इंसुलिन सफिशिएंट रहता है पर वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। देन हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर लेवल बढ़ रहा है, और इसका पीक टाइम क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का फर्स्ट वीक, लास्ट वीक, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का फर्स्ट वीक। फिर ओवर्ट आ जाते हैं। ओवर्ट हमारी सीवियर कंडीशन है जो कि एबॉर्शन तक सीवियर हो सकती है।
नेक्स्ट मूव करते हैं फिनोमिना देख लेते हैं एक बार, नॉर्मैलिटी देखते हैं, फिर हम एबनॉर्मैलिटी पे डिस्कस करेंगे। नॉर्मैलिटी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल चीज़ नहीं पता होगी आपको एबनॉर्मल नहीं समझ आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई वुमेन कुछ ईट करती है, खाती है, प्रेग्नेंट वुमेन कुछ खा रही है, सिंपली क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, सभी को पता है। ग्लूकोज लेवल जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो पैनक्रियाज होगी वो क्या करेगी, उसके पास सिग्नल आएंगे कि हाँ भाई अब मुझे क्या करना है, इंसुलिन सिक्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ द बीटा सेल। बीटा सेल क्या करते हैं, सिक्रीट कर देते हैं इंसुलिन को। जब इंसुलिन रिलीज हो जाता है तो उसका काम क्या होता है कि वो सेल्स को एक मैसेज करता है कि उन्हें क्या करना है, ब्लड से ग्लूकोज को अपने अंदर लेना है इनसाइड द सेल्स। जब वो ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर चला जाता है तो हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, हम सबको पता है, वो बॉडी में एज अ एनर्जी वर्क करता है। तो हमारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहती है और हम हर काम कर लेते हैं। ये था नॉर्मल। अब एक बार देख लेते हैं कि अब नॉर्मल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सेम चीज़ हो रही थी, कुछ खाया उसके बाद इंसुलिन सिक्रीट होना था, लेकिन मे भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो मैं एबनॉर्मेलिटी आपको बता रही हूँ ना, ये आप कॉजेज में भी नोट कर सकते हो। ये कॉजेज प्रॉपर ये कॉजेज बन सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने खाया, ग्लूकोज जो है हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, यहाँ तक हुआ। अब जिसको काम करना था वो काम नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारी पैनक्रियाज थी, जिसको बीटा सेल को बोलना था कि इंसुलिन को रिलीज करे, वो पैनक्रियाज ये काम नहीं कर पाया। तो फेलियर इन सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। समझ रहे हैं आप, फेलियर इन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ने क्या किया, वो सिक्रीट ही नहीं कर पाई। पहला रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, या सेकंड कॉज क्या हो सकता है कि मे बी उसने सिक्रीट कर दिया हो लेकिन इनसफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट किया हो। जितना इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए था उतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट इनसफिशिएंट हो गया। एक कॉज आपका ये हो गया। थर्ड आप क्या कह सकते हैं कि हो सकता है कि पैनक्रियाज डिफेक्ट हो, वो कुछ ही नहीं सिक्रीट कर पाई है, बिल्कुल नहीं सिक्रीट कर पाई है, ठीक है। फोर्थ रीजन क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीट हुआ भी है तो हो सकता है इंसुलिन एक्शन नहीं कर पा रहा हो, इंसुलिन के अंदर उतनी पावर ना हो कि वो एक्शन कर पाए। उसका एक्शन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि ग्लूकोज ले ले, तो वो नहीं कर पा रहा है वो चीज़, ठीक है। फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है कि सेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जो टारगेट सेल्स थे जिनको ग्लूकोज को अपने अंदर लेना था, हो सकता है वही नहीं ले पा रहे हों। फेलियर इन इनटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द सेल्स, सेल्स के थ्रू ग्लूकोज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि लीवर फेल हो जाए जिससे कि वो ग्लूकोज ले। लीवर फेल होना इन द सेंस कि लीवर इज नॉट एबल टू टेक इनफ ग्लूकोज। लिवर को जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर लेना था वो नहीं ले पा रहा है। हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन दो तरह से रिएक्ट करता है। एक बार वो सेल्स को बोलता है कि वो ग्लूकोज लेवल ले ले, ठीक है, जितनी हमें नीड है, जितनी हमारी बॉडी को नीड है वो उतना ग्लूकोज ले ले। फिर जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो लिवर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज तुम स्टोर कर लो, बाकी हम बाकी क्या करता है लिवर, जब नीड होती है तब वो धीरे धीरे सप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है वो सेल्स नहीं ले पा रहे हो इसलिए ग्लूकोज हाई हो गया हो ब्लड में। हो सकता है कि सेल्स ने अपने हिस्से का ग्लूकोज ले लिया है लेकिन लिवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको इनटेक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल हाई होता चला जा रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कॉजेज, एबनॉर्मैलिटी की वजह से कॉजेज बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स में हमारा एज आ जाएगा। तो एज एक ऐसा फैक्टर है, मैं आपको बता दूं कि वो हमारे हर तरह के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ना कि इंटरनल ना कि एक्सटर्नल, हर तरह के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, ज़्यादा एज, हायर एज की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर हार्मोनल
प्रोसेस हो रहा है, मतलब हार्मोनल सिक्रीशन इम्प्रॉपर हो सकता है क्योंकि ऑर्गन्स थक जाते हैं। आई मीन टू से थकना इन द सेंस कि एज के अकॉर्डिंग हमारे अंदर के हार्मोन्स, हमारे अंदर के ऑर्गन्स उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं जितना वो कम एज में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बुढ़े हो रहे हैं वैसे हमारे ऑर्गन्स भी बुढ़े हो रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि एज फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है कि अंदर के हार्मोनल चेंजेस प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, एबनॉर्मल हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। मे बी इस वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा होगा या कोई भी रीज़न हो सकता है। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर हो सकता है इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई हो तो रिपीट हो सकता है। क्यों रिपीट हो सकता है? हो सकता है जो इससे पहले वाला कॉज हो वही सेम कॉज इस वाली प्रेगनेंसी में भी फॉलो हो रहा है। देन नेक्स्ट इज बीइंग ओवरवेटेड। ओवरवेटेड से और डायबिटीज़ मेलाइटिस से लिंक है, जो कि आज की रिसर्च ने बहुत, ये रीसेंट रिसर्च है जिसने 2019 की रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि बहुत ज़्यादा ओबेज वुमेन जो होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी वुमेन जो होती हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उनके अंदर के जो सेल्स होते हैं ना वो सही से सिग्नल नहीं ले पाते हैं। तो जब इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था, जब ग्लूकोज हमारा बढ़ रहा था और इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था उस टाइम पे वो सेल्स को मैसेज कर रहा था कि आप ग्लूकोज को इनटेक कर लो, अपने हिस्से का ग्लूकोज ले लो। यहाँ पे ओवरवेट की वजह से क्या हो रहा है कि सेल्स को सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले पा रहा है। ठीक है, देन एथिनिटी, हम सभी जानते हैं कि रेस वगैरह भी क्या करते हैं, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म अच्छा चल रहा होता है, बुरा चल रहा होता है, स्लो चल रहा होता है, फास्ट चल रहा होता है। रेस से हम यही समझते हैं कि हो सकता है कि अफ्रीकन्स हो गए, अमेरिकन्स हो गए, ठीक है, एशियंस वगैरह हो गए, इन सब के अंदर जितना भी सिस्टम है ना वो प्रॉपर हो सकता है कि उतना फास्ट वर्क ना कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो जंक फूड ज़्यादा खाते हो जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा हो, और वेट का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीवियस प्रेगनेंसी। तो प्रीवियसली मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियस हिस्ट्री अगर होगी तो वो रिपीट हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। देन नेक्स्ट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि कुछ वुमेन्स क्या आजकल जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग की माइंड में एक चीज़ सेट होती जा रही है कि ओ माय गॉड मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आई नीड रेस्ट, ऑल द टाइम आई नीड रेस्ट। नो, हर टाइम रेस्ट करने से प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं रहती है। पहली चीज़ सेडेंट्री मतलब ये होता है आराम वाली ज़िंदगी, ठीक है, आराम वाली ज़िंदगी। अब अगर आप सोचिए प्रेगनेंसी के टाइम पे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर हम जी रहे हैं, यानी कि हम बस खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा वर्क या एक्सरसाइज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है? वैसे भी प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है 11 kg, यूट्रस में इतना एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है, बेबी का वेट होता है और अपना बढ़ता भी है, ब्लड वेसल्स भी ब्रॉड होने लगती हैं अच्छी ब्लड सप्लाई के लिए, वो सब छोड़िए, ठीक है। इन सब की वजह से वेट वैसे भी गेन हो रहा है, और अगर हम इसी तरह से लेटे रहेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमारा वेट एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और वेट गेन और फैट प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों उसकी वजह से डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ रहे हैं। Then next is history of the smoking. Smoking is like हर चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लाइक हार्मफुल है। पहली चीज़ तो हमारे लिवर में और लंग्स में स्मोकिंग क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, स्मोकिंग से मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। स्मोकिंग की वजह से हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है प्लासेंटा का, ठीक है। और प्लासेंटा क्या करता है, इंसुलिन को रिड्यूस करके रखता है। प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है कि प्लासेंटा के कुछ हार्मोन जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो इंसुलिन को थोड़ा सप्रेस करके रखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो गया मान लीजिए प्लासेंटा में, तो प्लासेंटा का फंक्शन भी बढ़ जाएगा, वो इंसुलिन को और सप्रेस कर देगा और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, तो हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि मे और मे नॉट बी। देन नेक्स्ट है हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है?
हमारे ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और वो सिस्ट होते हैं फॉलिकल के। हमारे जितने भी फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मैलिटी है और इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि हमारे ओवरीज के अंदर कोई सिस्ट बन गया हो। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, वेट गेन होता है बॉडी का। ठीक है, फिर सीधे सीधे लिंक वहीं आ जाता है, वेट गेन हो रहा है तो फैट बढ़ रहा है, फैट बढ़ने की वजह से सिग्नल नहीं ले पा रहे सेल्स और उसके बाद डायबिटीज के चांसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले ईटियोलॉजी की वजह से जितने भी हमारे रिस्क फैक्टर हैं, जितने भी हमारे ईटियोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, जब वुमेन कुछ खा रही है, प्रेग्नेंट वुमेन ईट कर रही है तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स और ईटियोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, वो ग्लूकोज कहीं ना कहीं हाइपरग्लाइसीमिया में चेंज हो रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया में चेंज हो रहा है। ठीक, जिसमें क्या हो रहा है, अब जब भाई ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो इंसुलिन तो अपने आप ही सिक्रीट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, पैनक्रियास तो अभी अपना काम कर ही रही है। ठीक है, सिक्रीट तो वो कर ही रही है। उसने क्या किया, इंसुलिन को सिक्रीट कर दिया। अब जब इंसुलिन को सिक्रीट कर दिया तो क्या हो गया, देखिए बेबी भी अंदर है, मदर के अंदर बेबी है, प्लासेंटा है, ये सारी चीज़ें। तो प्लासेंटा ने अपने हिस्से का जितना उसको बेबी को देना था वो ग्लूकोज लिया मदर के सर्कुलेशन से और बेबी को दे दिया। ठीक है, बेबी ने एडिकेट ग्लूकोज ले लिया जितना उसको नीड थी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि ग्लूकोज लेवल मदर के बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, अब जब वो इंक्रीज हो रहा है तो उससे दो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, एक मदर के लिए और एक बेबी के लिए। बेबी के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम मदर का देखेंगे। बेबी के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि प्लासेंटा कहीं ना कहीं एक रास्ता तो बना ही रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज लेवल अंदर जा रहा है। ठीक है, जाने की वजह से क्या हुआ कि बेबी के जो सेल्स थे, जैसे कि मदर के सेल्स काम कर रहे थे, ठीक है, बेबी के सेल्स ने क्या किया, ग्लूकोज को ले लिया। ठीक है, ग्लूकोज को ले लिया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोसोमिक बेबी है, मतलब वेट इसका बहुत ज़्यादा है, 4 किलो के आसपास इसका वेट होगा, बहुत हाई वेट है। वेट इसलिए हाई है क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया था प्लासेंटा से वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर, वो बेबी के सेल्स में चला गया। ठीक है, बेबी के सेल्स में चला गया। ठीक, प्लासेंटा ने अब कहीं ना कहीं प्लासेंटा ने क्या सोचा कि ये ग्लूकोज तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, तो मुझे भी इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ेगा। फिर प्लासेंटा ने बेबी को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट किया, बट तब तक क्या हो गया कि बेबी ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले लिया था जो कि उसके सेल्स में चला गया था। लेकिन प्लासेंटा ने उसे डायबिटीज़ होने से लेकिन बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना इंसुलिन सिक्रीट करवा दिया बेबी के अंदर से। उससे क्या हुआ कि बेबी को डायबिटीज़ तो नहीं हुआ, लेकिन बेबी का साइज इंक्रीज हो गया एक्स्ट्रा ग्लूकोज टिश्यूज में जाने की वजह से। बेबी का क्लियर हुआ। अब आते हैं मदर का, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मदर को साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में साइन एंड सिम्टम रेयर होते हैं, लेकिन वो साइन एंड सिम्टम जो नॉर्मल आ रहे हैं वो मदर उतना ध्यान नहीं देती है। वो साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे, पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा क्या करना है, यूरिन पास होता है मदर को। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर उतना ध्यान नहीं देती है कि क्या मतलब हमें यूरिन पास हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है मदर तो उसका ब्लैडर भी क्या हो रहा होता है, कंप्रेस हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द यूट्रस। यूट्रस क्या करता है, कंप्रेस करता है उसका ब्लैडर, जिसकी वजह से उसको फ्रिक्वेंट यूरिन के आती रहती है फीलिंग, तो उसको ऐसा लगता है कि इस वजह से हो रहा होगा। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया क्या है, बार बार भूख लगना। ठीक है, ये जो नॉर्मल हमारे डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम होते हैं वही साइन एंड सिम्टम यहाँ पे आ रहे हैं। बार बार भूख लगना, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। ठीक है, देन पैरेस्थेसिया क्या है, एक पिंचिंग या कह सकते हैं सेंसेशन होना, कुछ चुभना। ठीक है, कुछ चुभना, इस तरह का एक सेंसेशन बॉडी में होने लगता है, जिसे बोलते हैं पैरेस्थेसिया।
फिर अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रीज़न ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इंसुलिन को जितना पावरफुली अपना वर्क करना चाहिए पर वो नहीं कर पा रहा है, तो इसके रीजंस देख लेते हैं एक बार क्यों ऐसा हो रहा है। पहली चीज़ तो जो प्लासेंटा है, वो प्लासेंटा ही ऐसा वर्क कर रहा है जिसकी वजह से इंसुलिन सिंथेसाइज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। उसने इंसुलिन को थोड़ा बहुत सप्रेस करके रखा हुआ है ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन। तो रीजंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, आपको पता होना ही चाहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन की रुकावट, इंसुलिन को कोई ना कोई रुकावट हो रही है अपना फंक्शन करने में, अपना नॉर्मल फंक्शन करने में इंसुलिन को कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। सो देखते हैं एक बार कि कैसे इंसुलिन को रुकावट हो रही है या इंसुलिन कहीं ना कहीं अपना वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लासेंटा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा क्या करता है, कुछ टाइप्स के हॉर्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रीशन रिड्यूस हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन है ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो क्या कर रहा है, इंसुलिन को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहा है। देन सेकेंड है हमारा CRH, दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लासेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई देता है। ये जब इंक्रीज हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है कि इंसुलिन को सप्रेस करके रखता है, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा लैक्टोजन हार्मोन। जो ये लैक्टोजन हार्मोन है इसको हम HPL के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टी इसके पास होती है। ये इंसुलिन को रिड्यूस करके रखता है, तब तक रिड्यूस करके रखता है जब तक बेबी को नॉर्मल ग्लूकोज ना मिल जाए, और जैसे ही बेबी का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल बन जाता है या नॉर्मल हो जाता है ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकोज को भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये मैनेज करता है इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों को। लेकिन ग्लूकोज तो बेबी को चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, एज पर नीड चाहिए, जिससे कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके सेल्स को एनर्जी मिल सके। तो ये इंसुलिन को ज़्यादा देर तक सप्रेस करके रखता है। मे बी इस वजह से भी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नॉर्मल जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उसमें क्लिनिकल फीचर्स उतने पता नहीं चल पाते हैं, क्योंकि मदर को उनकी प्रेगनेंसी के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं या काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, छोटे बड़े कुछ भी कह सकते हैं आप, पर वो मदर ही जाने कि वो कैसे झेल रही होती है। तो वो उन सारे कॉम्प्लिकेशंस में ये ज़्यादा प्यास लगना या ज़्यादा भूख लगना या ज़्यादा वॉशरूम, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती है। प्लस जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, जैसे हमारा वो है सीवियर कंडीशन वाला हमारा कौन सा है, ओवर्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस जब हो जाता है, तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है और मदर को फील होता है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मुझे हो रही है। फॉर एग्जांपल ब्लड विजन। तो ब्लड विजन का मतलब धुंधला दिखना, आंखों पे बहुत असर पड़ता है जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जब हाई ग्लूकोज लेवल है तो सिंपल सी चीज़ है, वो हमारी ब्लड सप्लाई के साथ चलने लगता है, हमारे ब्लड वेसल्स में मिलने लगता है। तो जो हमारी आईज की या रेटिना की ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर ग्लूकोज का हाई लेवल की वजह से हमें विजन जो है ब्लर दिखने लगता है, धुंधला दिखने लगता है। एंड एट लास्ट अगर इसका सही से ट्रीटमेंट ना हो तो मदर को क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस। रेटिनोपैथी हो सकती है जिसकी वजह से हमें बाद में क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है डायग्नोस्टिक क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, एज जैसे हम हमेशा करते हैं, एज वी ऑलवेज डू, कि हिस्ट्री कलेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा रिस्क फैक्टर्स में हमने पढ़ लिया कि प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, उसको हुआ हो, तो हिस्ट्री कलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या तो फैमिली में किसी को हुई हो
प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फैमिली की हो या उसी लेडी की ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री कलेक्शन से पता चल जाएंगी। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम दो तरह से करते हैं, बाय जीटीटी एंड ओजीटीटी। जीटीटी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड ओजीटीटी है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, कारपेंटर एंड कॉशन, जिन्होंने क्राइटेरिया दिया, काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने क्राइटेरिया दिया और उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम जीटीटी के थ्रू फास्टिंग पता करेंगे, उसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के थ्रू हम फाइनल करेंगे कि डायग्नोसिस है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ब्लड टेस्ट से पता किया कि फास्टिंग मदर की कितनी है। अगर मदर की फास्टिंग मोर देन 95 mg पर DL है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ 24 से 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन, मतलब वही हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक और थर्ड ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग, उस टाइम पे अगर फास्टिंग इतनी जा रही है तो डायबिटीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। उस सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, जब हमारे डायबिटीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हम OGTT करते हैं, दैट इज़ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, मदर को क्या करते हैं कि ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। 100 ग्राम ग्लूकोज मदर को ओरली दे देते हैं, जिससे कि वो लेने के बाद अब क्या कर रहे हैं, 1 घंटे बाद हमने चेक किया, फिर 2 घंटे बाद चेक किया, फिर तीसरे घंटे में चेक किया। तो जैसा कि आप मेरी लिस्ट देख सकते हैं टेस्ट वाली लिस्ट में, 1 घंटे के बाद जब चेक किया था तो ग्लूकोज लेवल था अगर मिल गया मोर देन 180 mg पर DL, इसका मतलब चांसेस और बढ़ गए कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ हो सकती है। अगर 180 से कम हुए तो चांसेस कम है, फिर भी हम फर्दर चेक करते हैं। दूसरे घंटे में फिर से हमने चेक किया तो कम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी यूज़ हुई होगी, तो जब एनर्जी यूज़ हुई होगी तो काफ़ी कम हो जाना चाहिए। लेकिन 2 घंटे बाद भी अगर उसका मोर देन 153 mg पर DL होता है तो हम 70% श्योर हो जाते हैं कि हाँ, इसको डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अगर 153 से कम आता है तो हमें कहीं ना कहीं हमारी श्योरिटी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम थर्ड वाले आर में चेक करते हैं। तीसरे घंटे में जब चेक किया, नीचे देखिए एरो के पास, पिंक एरो के पास मोर देन 140 mg पर DL निकल आया, अगर मोर देन 140 mg पर DL निकल आया तो हम इस टाइम पे कंफर्म कर देते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई है। अगर 140 mg पर DL से कम निकलेगा तो इसका मतलब उसको डायबिटीज़ नहीं है। ये था हमारा कारपेंटर और कॉशन का क्राइटेरिया। अब एक और क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया था, उन्होंने दिया और ये सक्सेसफुल भी हुआ। नॉर्मल क्राइटेरिया अमेरिकन डायबिटीज़ मेलाइटिस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं सीवियरिटी ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। अब इन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया जिससे कि वो ये पता कर सके कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कितनी सीवियर है। इन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि हमें जीटीटी करना है फास्टिंग इन्होंने करी और वो निकली मोर देन 126 mg पर DL। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डायबिटीज़ है। अब जब कंफर्म हो गया कि डायबिटीज़ है, हमें सीवियरिटी देखनी है। इन्होंने मेनली ये वाला कंडक्ट इसलिए किया था एक्सपेरिमेंट, जिससे कि ये सीवियरिटी को पता कर सकें कि कितनी सीवियरिटी बढ़ गई है। तब इन्होंने फिर से क्या किया, 1 घंटे बाद OGTT किया, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया। इन्होंने क्या किया, 75 ग्राम ग्लूकोज मदर को दिया कि आप खा लीजिए, आप पी लीजिए, जो भी करिए पी लीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद इन्होंने चेक किया, जिसमें इनको मदर का ग्लूकोज मिला 200 mg पर DL। तो मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन में, अगर आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि ओवर्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में कितना हो जाता है, 200 mg पर DL हो जाता है। और सेम चीज़ यहाँ पे हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई अलर्ट हो गए हम लोग कि इसको ओवर्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मतलब बहुत हाई रिस्क है अबॉर्शन होने का। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा एक नॉर्मल क्राइटेरिया देख लीजिए प्रेग्नेंट वोमेन का, जिस रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे हम अब देखेंगे। थर्ड क्राइटेरिया, ये जो आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का स्कीम दिख रही है, ये रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे उन वोमेन्स के लिए जिसको रिस्क फैक्टर्स नहीं है और उनके लिए भी जिसको रिस्क फैक्टर्स है।
तो पहले हम देखेंगे कि उन वोमेंस के लिए जिसको रिस्क फैक्टर्स नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास 3 केस हैं, 3 तरह की वोमेंस हैं, मदर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मदर आई तो हमने उसका ग्लूकोज टेस्ट किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया, जिसका उसका निकला लेस देन 85 mg/dl, मतलब 85 mg/dl निकला, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल है। हमने उससे कहा ठीक है आप जाइए। फिर 24 से 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन में हमने फिर से चेक किया, क्योंकि ये टाइम मैंने आपको पहले बताया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग बहुत सीरियस होती है। उस टाइम पे ग्लूकोज के बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमने उस टाइम पे मदर को फिर से बुलाया, फिर से टेस्ट किया। अगर ऐसे ही नॉर्मल निकला तो हम इन्वेस्टिगेशन अब नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल निकला, बढ़ा हुआ निकला, तो हम डायबिटीज़ डिक्लेयर कर देंगे। ये तो हो गया था हमारा फर्स्ट लेडी का। सेकंड लेडी आई है हमारे पास जिसका ब्लड शुगर लेवल 85 से 125 mg/dl के बीच में है। तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल है, राइट। हम एबनॉर्मल चीज़ है, तो हमने क्या किया, उसी टाइम इमीडिएटली हमने क्या किया, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, दैट इज़ 75 ग्राम के साथ, जैसे कि अमेरिकन वालों ने किया था वैसे ही हमने किया। अब 2 रिजल्ट निकले। अगर नॉर्मल निकला तो हम अपने वही सेम टाइम पे करेंगे, 24 से 28 वीक्स पे करेंगे, अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि इसको है कि नहीं है। अगर इम्पेयर्ड निकला तो डायबिटीज़ डिक्लेयर कर देंगे। थर्ड वोमेन जो है हमारे पास जो आई है, उसका जब हमने ब्लड टेस्ट कराया तो उसका मोर देन या 126 mg/dl निकला, तो वो डायरेक्टली डिक्लेयर्ड हो जाएगा कि इनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो किसी भी ट्राइमेस्टर में हो, अगर इतना निकल आया है तो हम कंफर्म कर देंगे कि इनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ये वो लेडीज़ थी जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं था। अब वो लेडीज़ आ गई हैं जिनको रिस्क फैक्टर्स है। अब ऐसी हमारे पास 2 लेडीज़ ऐसी आई हैं जिनको रिस्क फैक्टर्स है। तो एक का जब हमने टेस्ट कराया ब्लड टेस्ट, तो आप देखिए इनका लेस देन 126 mg/dl निकला है। तो 126 से कम निकला है तो भी 126 बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इमीडिएटली OGTT कराया 75 ग्राम के साथ। नॉर्मल निकला तो हम फिर से अपने वही सेम टाइम पे कराएंगे, पीक टाइम पे। पीक टाइम हमारा क्या है, 24 से 28 वीक्स, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल निकला तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि इनको डायबिटीज़ है। सेम सेकेंड वाली जो वुमेन है उसको मोर देन 126 mg/dl निकला, जैसे ऊपर निकला था हमारी नॉन रिस्क फैक्टर्स वाली मदर को, सेम इसको भी निकला है, तो डायरेक्ट डायबिटीज़ डिक्लेयर कर देंगे। तो ये था हमारा डायबिटीज़ का क्राइटेरिया। हमारे पास सेम 3 क्राइटेरिया थे। फर्स्ट जो हमारा था कारपेंटर और कॉशन ने दिया था, इनका क्राइटेरिया था कि नॉर्मली हमें पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ है कि नहीं। सेकंड क्राइटेरिया हमने देख लिया अमेरिकन डायबिटिक मेलाइटिस वाले, इन्होंने सीवियरिटी ऑफ द ग्लूकोज या सीवियरिटी ऑफ द डायबिटीज़ चेक किया इसके थ्रू। और थर्ड हमारा क्राइटेरिया था रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे, जिनको रिस्क फैक्टर है उनका और जिनको रिस्क फैक्टर नहीं है उनका हमने चेक कर लिया, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कर लिया। देन अदर में आ जाते हैं USG, सिंपल सी चीज़ है, अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें मदर के वूम के इंटरनल स्टेटस का पता चलता है कि मदर का बेबी जो है वो उसकी लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं, जिससे कि बेबी का स्टेटस हमें नॉर्मली दिख जाता है कि बेबी को एडिमा तो नहीं हो गया है, बिग बेबी तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम NST करते हैं उससे हमें पता चल जाता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट से पता चल जाता है कि बेबी का हार्ट रेट कैसी चल रही है, बेबी कॉन्ट्रैक्शन कितने मदर को आ रहे हैं, बेबी मूवमेंट कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम NST से पता कर लेते हैं। तो ये हमारा एंड हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस पर। सो इन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। एबॉर्शन मैंने आपको पहले ही बताया है कि एबॉर्शन क्यों होगा, जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब वो ओवल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जो है एबॉर्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। प्री टर्म लेबर क्यों हो सकता है? प्री टर्म लेबर इसलिए भी हो सकता है, देखिए किसी भी रिसर्च ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि हमें
टाइम पे लेबर पेन क्यों होता है? मतलब 9 मंथ के बाद ही, जो 9 मंथ कंप्लीट करके ही अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल हमारा यही कहता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। इस 9 महीना कंप्लीट करने के बाद ही क्यों हमारा लेबर पेन होता है, ये अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाया है कोई भी रिसर्च, ठीक है। लेकिन एक आइडिया लगाया गया है, एक हाइपोथेसिस हमारे चल रहे हैं, एस्टिमेशन लगाया गया है कि स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होता है 9वें महीने में। स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होता है। वो क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि बेबी अंदर का पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। जब उसके पास अब एरिया नहीं बचता है कि उसकी ग्रोथ और हो सके, भाई सिंपल सी चीज़ है, लिमिटेड एरिया है मदर के यूट्रस के अंदर, अब वो पूरा भर गया है, ठीक, तो वो अब कहाँ जाएगा बेबी? तो उसको बाहर आने का टाइम, 9वां महीना उसका बाहर आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ अब वहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है। जब 9 मंथ चल रहा है तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन कहाँ से इंक्रीज होता है? बेबी के हाइपोथैलेमस, बेबी के ब्रेन से इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बेबी को टेंशन हो रही है कि यहाँ तो अब स्पेस ही नहीं है, मैं कैसे ग्रो करूँगा। वो स्ट्रेस हार्मोन प्लासेंटा को सिग्नल पहुँचाता है और प्लासेंटा अपने सारे हार्मोन को डिसबैलेंस कर देता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को डिसबैलेंस कर देता है और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सिंपल सा फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें 9वें महीने में, 9 मंथ में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्री टर्म लेबर इसलिए भी हो रहा है, ये मैंने आपको इसलिए स्टोरी बताई क्योंकि ये चीज़ प्री टर्म लेबर इससे लिंक है। तो प्री टर्म लेबर इसलिए हो रहा है क्योंकि बेबी क्या हो गया है, बेबी का साइज बहुत बढ़ गया है, माइक्रोसोमिक बेबी हो गया है। तो जब बेबी का मैक्रोसोमिक बेबी हो गया, बेबी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब अंदर स्पेस नहीं है। तो वही सेम फिनोमेना हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन एंड देन प्लासेंटा और सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्शन टाइम से पहले, 9 मंथ से पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो प्री लेबर आपको समझ में आ गया होगा, प्री टर्म लेबर क्यों हो रहा है। वैसे प्री टर्म लेबर का मतलब आपको पता ही होगा, बिफोर 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो गया अगर, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। तो वैसे भी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा यूट्रस की पोजीशन है एंटीवर्टेड एंटीफ्लक्स्ड, आप जानते हैं, ठीक है। वो पोजीशन कहाँ जाती है, वो किसके ऊपर है, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर थोड़ा सा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जब उसके अंदर उसका साइज, शेप एंड साइज बढ़ जाता है तो वो प्रॉपर यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। वो कंप्रेस होने की वजह से यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब डायबिटीज़ हो रही है तो सिंपल सी चीज़ है, यूटीआई बहुत कॉमन है। देन नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है इसलिए। देन नेक्स्ट है हमारा पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या है? व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीजेज मोर देन 2000 ml। एमनियोटिक फ्लूइड जब हमारा 2000 ml से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, 2000 या 2000 ml से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियास। अब ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए भी रहा है क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के पी से बनता है। जो बेबी क्या करता है, पी करता है, आई मीन टू से टॉयलेट करता है, तो वो जो है यूरिन, बेबी के यूरिन से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ एक्स्ट्रा हो गई है बिकॉज ऑफ दी ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज स्टोर हो गया था उसके सेल्स में, तो उसकी क्या हो गया है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। उस ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है कि वो पी भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, वो यूरिन पास भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोएमनियास हो गया है। देन प्रीक्लेम्शिया का मैंने आपको बता दिया कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट मैटरनल डिस्ट्रेस। मैटरनल डिस्ट्रेस क्यों होगा? सिंपल सी चीज़ है, उसको जितने भी कॉम्प्लिकेशन थे जो कि प्रेगनेंसी की वजह से, उससे एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी स्टेटस ऑफ द बेबी। जैसे वो माइक्रोसोमिक हो गया है, पॉलीहाइड्रोएमनियास हो गया है, बहुत मदर को डायफ्राम पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, प्लस
स्ट्रेस हार्मोन भी इंक्रीज मदर का हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेस हार्मोन मदर का इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर हो रहा है, मदर का भी हो रहा है और बेबी का भी हो रहा है। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मदर के साथ, मदर को एक्स्ट्रा चीज़ों को झेलना पड़ रहा है, जैसे पॉलीयूरिया, डिस्फिया, पॉलीफेजिया, ये सारे सिम्टम्स को भी झेलना पड़ रहा है, इसीलिए उसको डिस्ट्रेस हो रहा है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं रेटिनोपैथी। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रेटिना के वेन्स में क्या हो रहा है। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, नॉर्मल रेटिना अलग दिखता है और जो हमारा रेटिनोपैथी वाला रेटिना है उसमें कहीं ना कहीं जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो हैं किसके, ब्लड शुगर लेवल के, कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रेटिना पे अफेक्ट आ रहा है। देन नेक्स्ट है शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया एक ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें होता क्या है, जो बेबी का हेड है वो आराम से डिलीवर हो जाता है, बट जो एंटीरियर शोल्डर होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस में आके स्टक्ड हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से ये एक ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी होती है। कई मैन्यूवर्स के साथ इसको निकाला जाता है, बट ये एक सीवियर कंडीशन है। इसमें बेबी को इंजरी भी हो जाती है और मैटरनल डिस्ट्रेस भी हो जाता है। ये हो क्यों रहा है, चलो ठीक है इतना तो हो गया, पर ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए भी हो रहा है ना, क्योंकि एक तो बेबी का साइज बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, हेड तो बाहर आ गया, पर बाकी बॉडी का साइज इतना बड़ा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है कि चांसेस कि उनका जो है हाथ जो है, एंटीरियर हैंड जो है वो जाके स्टक हो जाए। फीटल कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाते हैं, तो फीटल कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन कॉम्प्लिकेशन वही आ जाता है, मैक्रोसोमिक बेबी, बिग साइज बेबी, 4 किलो का, 5 किलो का, लाइक दैट। देन बर्थ इंजरी, सिंपल सी चीज़ है, शोल्डर डिस्टोशिया हो रहा है जो कि बर्थ इंजरी का मेन कॉज है, बर्थ इंजरी हो सकती है। फीटल डेथ हो सकती है सिंपली। कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, जैसा कि आप सबसे लास्ट वाली इमेज देख सकते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या हो रहा है, कॉर्ड बाहर आ रही है बेबी से पहले, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही है, कॉर्ड में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड सप्लाई डिफेक्ट हो सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि हेड के साइड में कॉर्ड है, तो कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, कहीं ना कहीं दब रही है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई बेबी को नहीं मिलेगा और बेबी के हाइपोक्सिया होने के चांसेस हो सकते हैं एंड डेथ भी हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया होगा बेबी को, वो होगा डिलीवरी के बाद। क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे इंसुलिन नहीं हो रहा था सिक्रीट, पर ग्लाइसीमिया जब डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि बेबी का जो इंसुलिन है वो भी सिक्रीट हो गया था, ठीक है, तो डिलीवरी के बाद वो बेबी का इंसुलिन जो सिक्रीट हुआ था वो क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। देन क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाएगा, वो भी शोल्डर डिस्टोशिया की वजह से हो सकता है। क्लेविकल जो हमारी कॉलर बोन होती है, ठीक है, जो हम टच करके फील कर सकते हैं, वो है कॉलर बोन हमारी, तो क्लेविकल फ्रैक्चर होना बहुत ऑब्वियस है शोल्डर डिस्टोशिया में। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट, हमें पता है कि स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग में हमें चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, तो हमें स्क्रीनिंग से पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो कितना हाई हो रहा है या कितना लो हो रहा है या कितना सीवियर हो रहा है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें एंटीनेटल सुपरविजन पे बहुत ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बताया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो उस टाइम पे पीक होती है, बढ़ती है, जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग और सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि एंटीनेटल सुपरविजन से क्या मतलब बनता है फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक्टिवेट हो नहीं रही है, बट ऐसा नहीं है। एंटीनेटल सुपरविजन में हम सिर्फ यही नहीं देखते हैं कि ग्लूकोज बढ़ रहा है कि नहीं, हम मदर के हर एक बॉडी का स्टेटस देखते हैं, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, जिससे हमें ये बात पता चल सकती है कि हाँ इससे पहले हिस्ट्री इनकी थी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की। ये एक पॉइंट है कि हमें अवेयरनेस मिल जाती है, हम अवेयर हो जाते हैं कि मे भी वो चीज़ रिपीट हो जाए। देन पीरियोडिक जो हमारा FBS है, फास्टिंग और PP जो हमारा है, जो हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में चेक किया था, असेस किया था, वो हमें बीच बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि वो पीक लेवल पे जा सकता है। तो अगर मोर देन 90 mg/dl हो गया
तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चांसेस बढ़ जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के। और फिर हम लोग अपना प्लाज्मा प्रोटीन भी देखते हैं, प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज भी देखते हैं जो कि इंक्रीज़ हुआ होता है। इसके लिए अब हमें क्या करना है, डाइट और एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, डॉक्टर डाइट और एक्सरसाइज को कंपलसरी बोलते हैं, करना होता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लूकोज लेवल कम होता है डाइट और एक्सरसाइज की वजह से। एनर्जी हमारे क्या होती है, यूटिलाइज होती है, तो ग्लूकोज लेवल कम होता है, मतलब मेंटेन होने के चांसेस होते हैं। चाहे हम इंसुलिन ले रहे हों चाहे ना ले रहे हों, डाइट एंड एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन जब हमारा कंफर्म हो गया है कि हाँ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो कुछ कंडीशन पे हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन। दैट इज़ देख सकते हैं आप 90 mg पर DL अगर हुआ फास्टिंग, और 120 mg पर DL मतलब मोर देन 90 और मोर देन 120 mg पर DL हुआ हमारा PP 2 घंटे बाद, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, जिससे कि हम टाइम टू टाइम अपने उस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने उसको मेंटेन नहीं किया तो वो सीवियर कंडीशन में जा सकता है, डैट इज़ ओवर्ड। उसमें अगर चला गया तो बेबी और मदर दोनों को हार्म हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारा डाइट आ जाती है। जैसे कि नॉर्मल वुमेन डाइट लेते हैं 2000 से 2500 किलो कैल पर डे लेते हैं, बट हमें क्या करना है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के पीरियड में क्या करना है, इसको रिड्यूस करके रखना है। थोड़ा रिड्यूस करना है, इसलिए करना है क्योंकि हमें पता है कि डाइट लेने से या कुछ खाने से हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है, इस वजह से। तो कितना हमें लेना है, 1200 से 1800 किलो कैल पर डे के अकॉर्डिंग लेना है उन वुमेन्स को जिनका वेट ज़्यादा है। एक्सरसाइज आप उन्हें बता सकते हैं कि नॉर्मल चल सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं नॉर्मली, जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए हमेशा से सेफ है। ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। हम ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब कुछ सही चल रहा है, ग्लूकोज लेवल पे हमने कंट्रोल कर रखा हुआ है, हो गया है कंट्रोल, तो वजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ है तो हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी ही करानी है। फीटल मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें USG कंटिन्यूस करते रहना है, 18, 22, 26, 28, 36 वीक्स पे करते रहना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि फीटस का स्टेटस कैसा जा रहा है। क्योंकि डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मदर अफेक्ट हो रही है और मोर देन मदर फीटस अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसका कंडीशन या उसकी प्रॉपर कंडीशन देखने के लिए हमें USG की बहुत नीड पड़ेगी, और हमें देखना है कि उसका साइज़ कितना बढ़ गया है, क्या हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, ये भी हम डिसाइड करते हैं USG के लेवल से, USG के रिपोर्ट से। देन इंसुलिन मेंटेनेंस हमें करना है। इंसुलिन मेंटेनेंस कर सकते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि इंसुलिन हमें किस बेसिस पे देनी है। मोड ऑफ डिलीवरी देख लेते हैं एक बार। मोड ऑफ डिलीवरी कैसे हम मोड ऑफ डिलीवरी करेंगे, यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि पता करते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वजाइनल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है, मतलब उसकी एज बहुत ज़्यादा है, तो हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे, सिजेरियन पे जाएंगे। देन फिर इसलिए भी करते हैं, अगर एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है इसलिए भी हम सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ब्लड रिकवरी स्लो होगी उनकी, प्लस इन्फेक्शन के चांसेस उनको ज़्यादा बढ़ेंगे, प्लस जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में स्लो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम सिजेरियन की तरफ जाएंगे। देन मल्टी ग्रेविडा विद BOH, दैट इज़ बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। मल्टी ग्रेविडा जिनके बहुत सारे बच्चे हुए हैं पहले भी और जिनकी हिस्ट्री बहुत ख़राब है, मे बी शोल्डर डिस्ट्रोशिया हुआ हो, मे बी उनके प्रीवियस स्टिल बर्थ हुआ हो, मे बी एबॉर्शन हुआ है, दिस इज़ नोन एज बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। प्रीवियस जितने भी बच्चे हुए हैं उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। देन कोई भी ऐसा डायबिटिक का सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन जो कि कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
या ग्लूकोज लेवल को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, या बेबी का ग्रोथ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो इन सब कंडीशन में हम वजाइनल डिलीवरी नहीं कराते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। पॉलीहाइड्रोमनियाज, सिंपल सी चीज़ है, पॉलीहाइड्रोमनियाज में हम अवॉइड करते हैं। प्री इक्लेम्शिया सीवियर हो गया है तो भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्री इक्लेम्शिया में क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ साथ क्या हो रहा है, उनका बीपी इंक्रीज हो रहा है और प्रोटीन यूरिया भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो सकता है। इक्लेम्शिया क्या है, सीजर आ जाते हैं और मदर कोमा स्टेज में भी जा सकती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सीवियर प्री इक्लेम्शिया में क्या करना है कि डिलीवरी करानी है सिजेरियन सेक्शन के साथ। माल प्रेजेंटेशन, देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप खुद सोचिए, जब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत हाई होता है, पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है, तो एक फिक्स्ड हमारा प्रेजेंटेशन नहीं बन पाती है, एंगेजमेंट हेड का नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसे हम माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो उस कंडीशन में हम प्रिवेंट करते हैं कि हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराएं। देन फीटल मैक्रोसोमिया, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इतना साइज बड़ा हो जाता है कि फीटस जो है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी वजाइना से बाहर नहीं आ पाएगा। 4 किलो का बच्चा, 5 किलो का बच्चा कैसे बाहर आएगा वजाइना से, वजाइना में टीयर हो जाएगा। इस वजह से वजाइना के टीयर को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं। लास्ट हमारा है परप्यूरल पीरियड। परप्यूरल पीरियड में क्या हो रहा है, हमने क्या क्या उनको प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड प्लासेंटा सब हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटीबायोटिक्स हमने स्टार्ट की है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस पहले भी थे और हो सकता है अभी भी हैं, और ग्लूकोज लेवल हो सकता है अभी ग्लूकोज लेवल सडन कम नहीं हुआ है, ग्लूकोज लेवल कम नहीं हुआ है सडन। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना है कि अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। नीचे हो सकता है एपिजियोटमी हुई हो, या हो सकता है सिजेरियन सेक्शन में इंसिशन हुआ हो, तो वहाँ पे इन्फेक्शन ईजिली कॉज कर सकता है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, कंटिन्यू रखनी है। ब्रेस्ट फीड के लिए मदर को हेल्थ टॉक हम दे सकते हैं कि ब्रेस्ट फीड करा लीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग तो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिजेरियन वाली मदर है तो वो लेट के करा सकती हैं, वजाइनल वाली मदर हैं तो वो बैठ के करा सकती हैं, दैट इज़ नो इशू। लेट के करा सकती हैं तो पिलो का सपोर्ट ले सकती हैं हाथ के नीचे। देन केयर ऑफ़ द बेबी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेबी को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। टाइम टू टाइम मदर को क्या करना है, विजिट करना है, और हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने अंदर या उनके बेबी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं जो डॉक्टर्स की नीड है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें परप्यूरल केयर करना है और मदर को हेल्थ टॉक भी देनी है। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इन्फ्लुएंस कीजिए कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।